आज तो घर में काफी रौनक लगी हुई थी। छोटी ननद माधवी की शादी पक्की हो चुकी थी, तो सब उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। बड़ी ननद विद्या और उसके पति महेश घर आए हुए थे। सब लोग मम्मी जी के कमरे में बैठकर इसी बारे में डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक कि मम्मी जी के भाई मतलब मामा जी भी वही कमरे में बैठे हुए थे, जबकि घर की बहू निर्मला सबके लिए चाय नाश्ते की तैयारी कर रही थी। जैसे ही चाय नाश्ता तैयार हुआ, वो सबको चाय नाश्ता लेकर उनके कमरे में ही आ गई, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सब लोग चुप हो गए। निर्मला को ये बात बिल्कुल अजीब नहीं लगी। जब से शादी पक्की हुई तब से यही माहौल है घर का, पर फिर भी उसने सबको चाय नाश्ता परोसा और खुद भी अपना चाय नाश्ता लेकर बैठ गई। लेकिन तभी मम्मी जी ने उसके पति सागर को निर्मला को बाहर भेजने का इशारा किया। आखिर सागर ने निर्मला से कहा, निर्मला हम लोग अभी कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, प्लीज तुम अपने कमरे में जाकर नाश्ता कर लो। निर्मला ने प्रश्न भरी नजरों से सागर की तरफ देखा, जैसे कह रही हो कि मैं भी तो इस घर की सदस्य हूँ, भला मेरे सामने बात क्यों नहीं हो सकती। मुझे भी तो इस घर में क्या चल रहा है वो सब बातें जानने का हक है। शायद उनकी ये बात विद्या ने समझ ली, इसलिए वो निर्मला से बोली, भाभी वो क्या है ना कि जब आपके लायक कोई काम होगा तो हम आपको जरूर बुलाएंगे। अभी तो आपका कोई काम नहीं है, तो आप नाश्ता करके अपना काम खत्म कर लो। वैसे भी आपको पता है शादी के घर में बहुत से काम होते हैं और आप घर की बहू हो तो आपको ही सब कुछ संभालना है। उसकी बात सुनकर निर्मला ने मन ही मन सोचा, हाँ मैं तो घर के काम करने के लिए ही हूँ, बाकी तो मुझे पता भी नहीं कि कौन कब चला आ रहा है और कहाँ क्या खर्च हो रहा है, घर में क्या सामान आया और क्या नहीं। बाजार से भी सामान लाकर सीधे अलमारी में रख दिया जाता है। मुझे तो कुछ भी बताया नहीं जाता, पर इतने लोगों के बीच बोलकर अपने क्या बेइज्जती करे, इसलिए चुपचाप उठकर अपने कमरे में आ गई। काफी देर तक तो उससे कुछ खाते ही नहीं बना, पर भूखे क्यों रहना, आखिर काम तो उसे ही करना था। इसलिए अपना नाश्ता खत्म किया और प्लेट रखने रसोई में जा ही रही थी तो देखा सब लोग तैयार होकर कहीं जा रहे थे। नंदोई जी तो अपनी चाबी उठाकर मामा जी के साथ बाहर निकल लिए। वहीं दोनों ननदें अपना बैग लहराती हुई बाहर आई और भाभी को बाय कहकर निकल गई। सासू माँ सुनंदा जी भी बाहर आई और निर्मला को काम बता दिया, बहू हम लोग जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं, तुम दोपहर का खाना तैयार कर लेना और खाने में कुछ अच्छा बना लेना। विद्या और दामाद जी भी यही खाना खाएंगे। उसे काम बताकर वो भी बाहर निकल गई। सागर बाहर आया और कमरे में अपना वॉलेट और बाइक की चाबी लेने चला गया। तब तक निर्मला भी कमरे में आ गई। सागर तुम सब लोग कहीं जा रहे हो क्या? उसकी बात सुना अनसुना कर सागर बोला, अभी मम्मी ने बताया तो सही तुम्हें कि जरूरी काम से जा रहे हैं। हाँ पर कहाँ जा रहे हो तुम सब? तुम लोगों ने ये तो बताया ही नहीं। अब जरूरी है क्या हर बात तुम्हें बताना? बता तो दिया कि जरूरी काम से जा रहे हैं और मम्मी ने तुम्हें जो काम बताया वो कर लेना और भगवान के लिए इस बार खाना ढंग का ही बनाना। कहता हुआ सागर अपना वॉलेट और चाबी लेकर वहां से निकल गया। निर्मला उसके पीछे पीछे दरवाजे तक आई तो देखा सब लोग कार में बैठे थे। सागर भी जाकर अपनी बाइक पर बैठ गया, पर पता नहीं क्यों ये लोग अभी भी रवाना नहीं हो रहे थे। निर्मला वहीं दरवाजे पर खड़ी उन लोगों को देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं। 10 मिनट बाद घर में काम करने वाली जसोदा काकी आती दिखी। उनके आने पर सुनंदा जी ने उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ समझाकर वो लोग वहां से रवाना हो गए। पीछे पीछे सागर भी रवाना हो गया। जसोदा काकी घर में आ गई तो निर्मला ने दरवाजा बंद किया और आकर सोफे पर निढाल होकर बैठ गई। जसोदा काकी अपने काम में लग गई। आखिर थोड़ी देर बाद निर्मला उठी और रसोई में जाकर खाने की तैयारी करने लगी। तब जसोदा काकी उसके पास आई और उससे पूछने लगी, क्या बना रही हो बहू रानी? कुछ नहीं काकी, खाने की तैयारी करके रख रही हूँ, अभी सब लोग आएंगे तो भूख तो लगेगी ही ना, सोच रही हूँ
सब्जी वगैरह बनाकर रख दो, जब वो लोग आएंगे तो गर्मा गर्म रोटी सेक दूंगी। आपको कुछ काम था? नहीं, बस मैं तो ये पूछना चाह रही थी कि रविवार को सगाई का प्रोग्राम तो होटल में है ना, तो मुझे कितने बजे आना है? दरअसल मेरी बेटी जमाई भी आने वाले हैं उसी दिन, तो मुझे छुट्टी कब तक मिल जाएगी? सगाई कहते कहते निर्मला रुक गई। आखिर क्या जवाब दे? उसे तो ये पता ही नहीं था कि रविवार को घर में छोटी ननद की सगाई का प्रोग्राम है। बहू रानी, आपको नहीं पता? अचानक जसोदा काकी ने कहा। उनकी बात सुनकर निर्मला ने कुछ नहीं कहा। आखिर निर्मला के मन की बात भांपते हुए जसोदा काकी चुप हो गई। आखिर वो इतना तो जानती थी कि निर्मला की इस घर में क्या जगह है, पर इतनी बड़ी बात भी नहीं बताई जाएगी, इसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। निर्मला को चुप देखकर वो बोली, कोई बात नहीं बहू रानी, मैं मालकिन से ही पूछ लूंगी। अभी फिलहाल तो मैं चलती हूँ, साफ सफाई कर दी है। कहकर जसोदा काकी घर से निकल गई, जबकि निर्मला सोफे पर आकर बैठ गई। इतना बड़ा अपमान उससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे अब घर में घुटन सी होने लगी थी। आखिर उसकी गलती क्या थी? बैठे बैठे उसे वो दिन याद हो आया जब सागर के पापा ने उसे अपने बेटे सागर के लिए पसंद किया था। कितना मना किया था निर्मला के पापा ने, यार तेरी मेरी दोस्ती अलग बात है, लेकिन रिश्तेदारी, भला ये कैसे संभव है? तू इतना अमीर और मैं एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार का, क्या दे पाऊंगा भला मैं अपनी बेटी को? अरे तो तुझे कहा किसने है कि कुछ देना है? तू तो सिर्फ बेटी दे दे और कुछ नहीं चाहिए। तेरी बेटी के घर में कदम रखते ही मेरा घर रोशन हो जाएगा। सागर के पापा ने कितने विश्वास के साथ कहा था। भाई ये सब कुछ कहने भर की बातें हैं, सच्चाई की धरातल पर इन बातों का कोई मोल नहीं है। और सच्चाई यही है कि हमारे घर का तुम्हारे घर से कोई मेल नहीं है। आखिर ये मेरी बेटी की पूरी जिंदगी का सवाल है। लेकिन सागर के पापा नहीं माने। पर कुछ दिनों बाद निर्मला के पापा का एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद कहानी पूरी तरह से बदल गई। सागर के पापा ने एक बार फिर निर्मला की मम्मी के सामने ये बात छेड़ी। आखिर जवान बेटे को विदा तो करना ही था, इस कारण निर्मला की मम्मी मान गई और आखिर अपनी जिद के आगे उन्होंने सागर की शादी करवा ही दी। ये अलग बात थी कि घर में कोई भी इस शादी से राजी नहीं था। सुनंदा जी को तो निर्मला फूटी आंख नहीं सुहाती थी, पर वो अपने पति के कारण ज्यादा कुछ कह भी नहीं पाती थी और सागर भी इसलिए चुप रहता था कि कहीं पापा प्रॉपर्टी से बेदखल न कर दे। लेकिन 2 साल पहले ससुर जी का निधन क्या हुआ, बस कहानी पूरी तरह से पलट गई। ये लोग तो निर्मला को घर से भी निकाल देते, लेकिन ससुर जी जाते समय अपनी वसीयत में निर्मला को भी प्रॉपर्टी में अपने 3 बच्चों के बराबर हिस्सेदार बना गए। इसलिए ज्यादा कुछ कह नहीं पाते थे, लेकिन उसे परेशान करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे। कहाँ तो घर में नौकर चाकर काम करते थे, अब ले दे करके एक जसोदा काकी रह गई, जो अभी घर की साफ सफाई के लिए आती थी। बाकी रसोई का सारा काम निर्मला के हिस्से में डाल दिया गया। निर्मला की औकात इस घर में ज्यादा कुछ नहीं थी। वो चुपचाप बर्दाश्त करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि एक न एक दिन ये लोग उसे अपना लेंगे। पर आज की ये हरकतें देखकर वो उम्मीद भी टूट गई। बताओ, ननद की सगाई का प्रोग्राम हो रहा है और वो भी होटल में धूमधाम से, पर उसे बताया तक ही नहीं। खैर दोपहर के 3 बज गए, तब तक सब लोग घर आ गए और हमेशा की तरह सामान लेकर सीधे सुनंदा जी के कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद सब निकल कर बाहर आए और निर्मला को आवाज लगाते हुए बोले, अरे भाभी जरा खाना लगा देना, बहुत जोर की भूख लगी है। पर निर्मला निकल कर बाहर नहीं आई। ये देख कर सागर अंदर कमरे में गया तो वो चुपचाप पलंग पर बैठी हुई थी और मोबाइल में कुछ कर रही थी। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? सब लोग तुम्हें आवाज दे रहे हैं, यहाँ सबको भूख लगी है और तुम मोबाइल में लगी हुई हो। ये सुनकर निर्मला ने कहा, अच्छा इस रविवार को क्या प्रोग्राम है? उसके ऐसा पूछते ही सागर चिढ़ते हुए बोला, तुम्हें उससे क्या? कुछ भी हो तुम्हें बताना हम ठीक नहीं समझते। यहाँ पर माधवी की सगाई का प्रोग्राम है
और तुमने मुझे बताना भी ठीक नहीं समझा। अरे मैं उसकी भाभी हूँ, ये जानने का हक है मेरा, निर्मला ने कहा। तुम पापा के कारण इस घर में हो, वरना तुमको कब के धक्के देकर निकाल चुके होते। और तुम्हें क्यों बताए हम, तुम्हें इस घर में रहने को जगह दे रखी है, वही काफी है। ज्यादा रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है अब हमसे। अब जाकर चुपचाप खाना बनाओ, यहाँ हम सबको भूख लग रही है। अचानक सुनंदा जी सागर की बात काटते हुए अंदर आते हुए बोली, अच्छा मैं आप लोगों की नौकरानी नहीं हूँ जो आप लोगों के लिए खाना बनाती रहूँ। मैं तो इसलिए अब तक चुप थी कि एक न एक दिन आप लोग मुझे अपना लेंगे। जब आप लोग अपनाना ही नहीं चाहते तो अब मैं कोशिश क्यों करूँ। मुझे मेरी जिंदगी जीने का हक है, निर्मला ने जवाब दिया। हाँ तो रोका किसने है तुम्हें? जाना है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले पापा जो प्रॉपर्टी का हिस्सा तुम्हारे नाम करके गए हैं और रख कर जाओ। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं है, सागर ने कहा। एक मिनट, कौन सा हिस्सा तुम्हें देकर जाऊं? अरे वो हिस्सा तो मैं लेकर ही जाऊंगी। आखिर मेरी जिंदगी के 3 साल बर्बाद कर दिए तुम लोगों ने। ओ पापा जी ने मेरे नाम पर किया है और मैं उसे लेकर ही जाऊंगी, निर्मला ने जवाब दिया। मैं भी देखता हूँ कि कैसे लेकर जाती हो तुम हिस्सा। घर के बाहर कदम तो निकाल कर दिखाओ। तुम जानती नहीं हो कि हम वसीयत में बदलाव कर सकते हैं। अच्छा तुम रोकोगे मुझे? पढ़ी लिखी तो मैं भी हूँ, कानून तो मैं भी जानती हूँ। इतना तो मुझे भी पता है कि वसीयत में बदलाव सिर्फ एक वसीयत कर्ता कर सकता है। वसीयत बनाने वाले की मृत्यु के बाद वसीयत में बदलाव नहीं हो सकता और उसे रद्द भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मुझे समझाने की जगह खुद संभल जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि वो हिस्सा तो मैं ले ही लूं, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी होने के नाते तुम्हारी प्रॉपर्टी से भी हिस्सा ले लूं। जब निर्मला ने कहा तो सुनंदा जी समीर को चुप कराते हुए चुपचाप बाहर लेकर आ गई। आखिर डर तो उन्हें भी था कि निर्मला ज्यादा कुछ यहाँ से लेकर न चली जाए, क्योंकि कानूनी भाषा तो वो भी बोल रही है। इधर निर्मला ने भी अपना सामान पैक किया और चुपचाप अपने मायके रवाना हो गई। पर उसने प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा जरूर लिया। पर इस बार सुनंदा जी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जान चुकी थी कि निर्मला गरीब परिवार की जरूर है, लेकिन पढ़ी लिखी है और उसे कानून अच्छे से समझ में आता है। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।